गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नमस्ते। आज हम किडनी कंडीशंस के बारे में बात करेंगे। कोविड-19 में कैसे इनको जब अगर आपको किडनी की प्रॉब्लम है तो आप कैसे संभाल सकते हैं, खासकर अगर आप ऐसे इलाके में हैं जो थोड़ा रिमोट है, थोड़ा दूर है, आपके आपके शहर में या आपके डिस्ट्रिक्ट में आपके पास डायलिसिस सेंटर नहीं है, या अगर आपने ट्रांसप्लांट कराया है और आप उस जगह से दूर हैं, तो हम उस कुछ इस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पेशेंट्स एंगेज के बारे में। हम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। 5 साल से हम असंक्रामक बीमारियों की जानकारी देते आए हैं, खास करके मरीज और उनके घर वालों को मद्देनजर रखते हुए। हम लोगों के निजी अनुभव को महत्व देते हैं और ये मानते हैं कि जब आप अपने रोग के बारे में पूरी तरह से जानकारी हासिल करेंगे तो आप अपनी सेहत का अच्छा ख्याल रख सकते हैं, आप सही फैसले ले सकते हैं। अ, और इस वेबिनार के द्वारा हम यह भी कोशिश करते हैं कि आप एक्सपर्ट से खुद बातें कर सकें। हमारे पास हम नॉर्मली वेबिनार्स 2 तरह के एक्सपर्ट से बात करते हैं, डॉक्टर्स प्रोफेशनल से भी, और जिनके निजी अनुभव हैं, जो एक्सपीरियंस के थ्रू एक्सपर्ट्स बनते हैं, उनसे भी। आज का टॉपिक, जैसे मैंने बोला, हम किडनी पर फोकस कर रहे हैं और किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन के साथ ये हम श्रृंखला कर रहे हैं, जिसमें हम अलग अलग पहलुओं पर एक्सपर्ट से बातचीत करते हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शशि कुमार, जो पटना में एक सीनियर कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और पारस हॉस्पिटल में हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस यही कुछ बातें कहना चाहती हूँ कि ये आपके पर्सनल निजी कंसल्टेशंस को रिप्लेस नहीं करते हैं, वो आप अलग से करिए। ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है और इसका रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाला जाएगा। अगर आप जूम पे हैं तो आप अपना क्वेश्चंस Q&A जो आपको दिखेगा नीचे, वहां डाल सकते हैं, और अगर आप फेसबुक पर हैं तो आप लाइव फीड पर अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो editor@patientsengage.com पे जरूर लिख के भेजिए। आप हमारे वेबसाइट को देख सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को फॉलो भी कर सकते हैं, और हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो लेट मी गेट स्टार्टेड। हम बातें डॉक्टर से पूछते हैं, और जो भी आपके सवाल हो आप प्लीज डालते जाइए। डॉक्टर, कई पेशेंट्स अंदरूनी डिस्ट्रिक्ट्स में हैं जहाँ पे डायलिसिस की फैसिलिटीज एडिक्वेट नहीं है, मतलब पूरी तरह से सबका ध्यान नहीं रख सकते, तो उनको कम डायलिसिस करना पड़ता है हफ्ते में, या दूर तक जाना पड़ता है, तो उनको आपकी क्या राय होगी? सबसे पहले मैं नमस्कार करना चाहूंगा अपर्णा जी आपको, और जो भी दर्शक हमें सुन रहे हैं, चाहे वो जूम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से। आपने बहुत ही पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया है आज की इस दौर में, जहां कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड वाइड फैल चुका है और दिनों दिन इसकी संख्या बढ़ती जा रही है। और इसमें हमारे जो मरीज हैं, जो किडनी के मरीज हैं, इनको खासी दिक्कत आ रही है, स्पेशली जो आपने क्वेश्चन उठाया है डायलिसिस वाले पेशेंट्स का। तो मैं पहले कहना चाहूंगा कि अपनी फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को कम नहीं कीजिए। जैसे अगर आप हफ्ते में 2 बार डायलिसिस करा रहे हैं तो 2 बार कराते रहिए, 3 बार कराते हैं 3 बार कराते रहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि यहाँ आने जाने में दिक्कत है तो हम चलो भाई 2 करा रहे हैं तो 1 ही कराएं, या 3 करा रहे हैं तो 2 कर लेते हैं, 4 घंटे की करते थे तो अभी 3 घंटे ही कर ले। ऐसा करने से आपके शरीर में जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं, जो डायलिसिस के दौरान निकलते थे, वो पूरी तरह नहीं निकल पाएंगे, एक्युमुलेट होंगे, एंड ओवर द डेज और वीक्स वो इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि आपको इमरजेंसी में लैंड करना पड़ेगा, एडमिशन की जरूरत पड़ जाएगी। तो मेरा ये एडवाइस रहेगा आपके लिए कि अपनी डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन दोनों जिस तरह चल रही थी वैसे मेंटेन रखिए। मैं मानता हूं इस चीज को कि आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी तक हम, जहां तक मेरा ख्याल है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे या आजकल छोटे छोटे शहरों में भी डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है, तो वहां जाके और जहां आप कराते हैं वहां कराते रहना है। अच्छा डॉक्टर, एक तरह से
जब लॉकडाउन पूरा था तो एक तरह से ज्यादा सुरक्षित महसूस करते थे लोग अपने आप को, कि आने जाने की इतनी सारी रोक है तो खाली जो जरूरतमंद है वही जाएंगे। पर जैसे जैसे रिलैक्सेशंस बढ़ेंगे तो ये डर ज्यादा बढ़ गया है कि मुझे इन्फेक्शन होने का भी चांस, अगर मैं डायलिसिस का मरीज हूँ तो आने जाने में ज्यादा रिस्क हो जाता है। और वैसे भी जैसे जैसे नंबर्स बढ़ रहे हैं केसेस के, तो ये सब लोग यही बोलते हैं कि हमको कोरोना वायरस से के साथ जीना पड़ेगा। तो उसमें हमको क्या करना चाहिए एज अ पेशेंट कि हम अ, अपने आप को सावधान रख सकें? देखिए, अगर आप मूवमेंट करते भी हैं तो जो एक सोशल डिस्टेंसिंग बताया गया है और मास्क का यूज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम्म। आपके बाहर जाने से आपको कोरोना नहीं होगा, आप जब तक आप किसी कांटेक्ट में नहीं आएंगे। तो सोशल डिस्टेंसिंग जो इनिशियली जब ये बीमारी शुरू हुई थी तो हम लोगों ने कहा था कि भाई 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करना है। हम्म। फिर हमने देखा नहीं भाई, ये तो वायरस और दूर तक भी जा सकता है, तो फिर हमने उसको बढ़ा के 2 मीटर या 7 फीट कर दिया है। तो हम्म। उतना डिस्टेंस अगर आप मेंटेन रखते हैं, अगर आपका सामने वाला आदमी या आपका जो डायलिसिस का पेशेंट है, इन केस अगर उसको इन्फेक्शन है भी, अगर आपने डिस्टेंस मेंटेन किया हुआ है तो आपको होने की संभावना बहुत ही कम होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है फेस मास्क का यूज करना। आप कभी भी ये बाहर, घर पे तो मैं नहीं एडवाइस करूंगा, लेकिन कभी भी अगर आप बाहर निकलते हैं, गाड़ी में रहते हैं या डायलिसिस सेंटर पे जाते हैं, वेटिंग रूम में रहते हैं, या जब आपकी डायलिसिस हो रही होती है, तो अपने फेस को हमेशा ढक के रखें, मास्क को ढक के रखें, क्योंकि ये एक फ्लू लाइक डिजीज है। और इसका जो ट्रांसमिशन का जो रूट है वो आप सब जानते हैं कि ये एरोसोल्स के थ्रू जाता है, हमारे नाक से हमारे फेफड़ों में जाता है और वहां से जाके हमें संक्रमित करता है। तो अगर हमारे ये पार्ट्स अगर ढके हुए रहेंगे तो इसकी इन्फेक्शन होने की संभावना कम रहेगी। और अभी हम लोगों ने कुछ कुछ चेंजेस किए हैं हमारे डायलिसिस सेंटर में, जैसे हमने स्पेसिंग को बढ़ा दिया है ताकि हम्म। 2 मीटर का डिस्टेंस हो। कोई नहीं जानता है, कई बार पेशेंट्स या नॉर्मल आदमी भी एसिम्प्टोमेटिक भी रह सकता है, उसको तकलीफ नहीं भी हो सकती है। हम्म। और हमारे यहाँ इतनी टेस्टिंग भी नहीं हो रही है कि हम ईच एंड एवरी पर्सन का टेस्टिंग करें। तो जी। वी डोंट नो कि हमारे पास वाला मरीज को इन्फेक्शन है कि नहीं है। बट अगर हम वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हैं, फेस मास्क यूज करते हैं, अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं, अपने नाक और मुंह को, आंख को छूने से बचते हैं अपने हाथों से, तो हम इससे बच सकते हैं। जी। जी। और आई गेस हाथ भी रेगुलरली ज्यादा धोने चाहिए, क्योंकि एग्जैक्टली exactly. स्पेशली जब आप बाहर हैं, आप कर रहे हैं, रहते हैं, दूसरे से रहते हैं, उनके अटेंडेंट रहते हैं, तो सरफेस टच करते हैं तो अपना हाथ को सैनिटाइज कर लेना है या धोना है जी। फ्रिक्वेंटली। जी। अ, और आपके जो सेंटर्स, या ज्यादातर जो सेंटर्स हैं पटना में या बिहार में, उनकी गाइडलाइंस क्या हैं? सब पेशेंट्स की स्क्रीनिंग होगी? टेस्टिंग किस किस का कराया जाएगा? क्या, क्या आजकल मतलब गाइडलाइंस बनी है? आप कोविड के बारे में, स्पेशली कोरोना वायरस के हाँ। बारे में आप पूछना हाँ चाह रहे जी। हैं। हाँ जी। देखिए, जो गाइडलाइंस हैं वो फिक्स हैं फॉर ऑल पेशेंट्स। किडनी के हम्म। पेशेंट्स के लिए अलग से कोई गाइडलाइंस नहीं है कि हाँ भाई किडनी के पेशेंट्स हैं या डायलिसिस करना है तो उनको टेस्टिंग कराना है। हम्म। तो हमें जो भी पेशेंट्स को लगता है, जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आईसीएमआर के द्वारा जो भिन्न भिन्न टाइम पे दिया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स पे, तो उसको हम लोग को फॉलो करना है। अगर कोई पेशेंट को कॉन्टैक्ट है या फ्लू लाइक इलनेस हो रहा है या उस बाहर से कोई उनके घर पे आया है या वो बाहर से ट्रैवल करके आए हैं, तो हम्म। फिर ऐसे पेशेंट्स का हम लोग करते हैं। अदरवाइज जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो नॉर्मल डेली ऑलमोस्ट ट्वाइस और थ्राइस अ वीक हमारे यहाँ सेंटर पे आते हैं, उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, तो ऐसे पेशेंट्स का हम लोग कोई टेस्टिंग नहीं करते हैं और ऐसा कोई गाइडलाइंस भी नहीं है कि हम लोग उसको उनको टेस्टिंग करें। हाँ, डेफिनेटली जैसे फ्लू लाइक इलनेस कोविड में भी हो सकता है, नॉन कोविड में भी हो सकता है। अगर कोई पेशेंट हमारा रेगुलर फॉलो कर रहा है, बट सर्दी खांसी सर थ्रोट करते हैं, ये नहीं कि हम अगर उनको आइसोलेटेड एरिया में करेंगे तो उनसे दूसरों को नहीं फैलेगा। और इन केस अगर उनका सिम्टम्स रिलीफ नहीं होता है तो फिर हमको कोविड के लिए टेस्ट करते हैं। बट फॉर्चुनेटली हमने अभी 3-4 पेशेंट्स का अभी तक उन्होंने भेजा है जिनको सस्पिशन था, बट दे ऑल आर कम नेगेटिव। ओके। ओके। और आपके यहाँ वो ऐसा होता है, क्योंकि कुछ जगह में हमने सुना है कि जो पेशेंट्स जिनको आप सस्पेक्ट करते हैं कि उनको कोविड है, पर टेस्ट के रिजल्ट्स नहीं आए हैं या जो भी है, आप उनको लास्ट शिफ्ट में करते हैं डायलिसिस उनका? ऐसा भी है अगर या ऐसा? हाँ, अगर अगर ऐसा हमें लगता है कि ये सस्पेक्टेड हैं, बट इन स्पाइट ऑफ दिस अगर टेस्ट नेगेटिव भी आता है, तो हम लोग अपने दूसरे पेशेंट के सुरक्षा के लिए उनको लास्ट शिफ्ट में देते हैं या आइसोलेटेड एरिया में करते हैं, ताकि हमारे दूसरे पेशेंट को इससे इन्फेक्शन ना हो। क्योंकि आप भी जानती हैं और जो हमारे
जो डिफरेंट टेस्ट हैं उनके जो पॉजिटिविटी के बारे में भी बताया जाता है कि अच्छे से कलेक्शन किया हुआ सैंपल में भी 2/3 या 70-80% की पॉजिटिविटी आती है। तो करीब 20-30% पेशेंट्स हमारे पॉजिटिव होते हुए भी नेगेटिव रिपोर्ट शो कर सकते हैं। जी जी। एक क्वेश्चन आया है, पेशेंट्स अपने TDM लेवल्स को कैसे मैनेज कर सकते हैं? मतलब TDM टैक लेवल वाली बात कर रही हाँ हैं? जी, हाँ जी, उसके टैक लिए लेवल। हाँ, तो टैक लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, स्पेशली जिनका अभी रिसेंट ट्रांसप्लांट हुआ है। तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो आने जाने में दिक्कत है, बट होम कलेक्शन भी अवेलेबल है। तो जैसे उनको बताया जाता है कि दवाई खाने के 10 से 15 मिनट पहले, मॉर्निंग की दवाई खाने के 10 मिनट पहले सैंपल कलेक्ट करना है। तो घर पे बुला के वो टेक्नीशियन से या जो फ्लेबोटोमिस्ट होते हैं जो ब्लड कलेक्ट करते हैं उनसे करके, और उस रिपोर्ट को अपने डॉक्टर के साथ शेयर करके वो अपना टैक लेवल ऊपर नीचे कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं अपने टैक लेवल को। ओके ओके। एक मिनट। और ट्रांसप्लांट पेशेंट्स अगर जैसे बिहार से कई पेशेंट्स अलग अलग जगह जाके ट्रांसप्लांट कराया हुआ होगा, दिल्ली गए होंगे, चंडीगढ़ गए होंगे, लखनऊ गए होंगे, तो वो अगर अब आप तो जा नहीं सकते फॉलो अप्स के लिए, तो उनको आपको क्या राय देंगे? हाँ, उनको उनके लिए मेरी राय ये है कि अभी अपने लोकल जगह पे ही अगर उनको नेफ्रोलॉजिस्ट अगर मिले तो वहाँ दिखाना चाहिए। दिक्कत बिहार के, स्पेशली बिहार के कंटेक्स्ट में मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार में पटना के अलावे बाहर के डिस्ट्रिक्ट में नेफ्रोलॉजिस्ट बहुत ही कम या नहीं के बराबर हैं। तो और ट्रांसप्लांट ऐसा फील्ड है जहाँ बिना नेफ्रोलॉजिस्ट के मतलब कोई जनरल डॉक्टर नहीं देख सकता है। कोई फिजिशियन भी हैं, अच्छे फिजिशियन भी हैं, तो यूजुअली उनको चूंकि इसका बहुत एक्सपोजर नहीं रहता है तो वो उसको हैंडल नहीं कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा कि अगर आप अपने पुराने डॉक्टर जो दिल्ली या लखनऊ या चंडीगढ़ में हैं उनको नहीं मिल सकते हैं, तो पटना में जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं मुझे आप या तो डायरेक्ट भी कंसल्ट कर सकते हैं आके, या फिर अपना रिपोर्ट्स भेज के ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो बाहर कंसल्टेशन लेते थे बट चूंकि लॉकडाउन के टाइम में नहीं जा सकते हैं, तो उनको हम लोग कंसल्टेशन दे रहे हैं मतलब डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। चाहे वो चूंकि अगर पटना के हैं तो हॉस्पिटल आके दिखा सकते हैं, मेरे क्लिनिक पे आके दिखा सकते हैं, नहीं आ पा रहे हैं तो हम लोग फोन नंबर दिए हुए हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। जी जी। और अगर मेरा टैक टेस्ट ड्यू है, क्योंकि इसकी तो फ्रीक्वेंसी होती है ना, तो अब मुझे डर लगता है, जैसे मैं पेशेंट हूँ, मुझे डर लग रहा है कि मैं जाऊं कि नहीं टेस्ट के लिए, तो उसके लिए क्या एडवाइस है? वो डिले करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? अगर आपका ट्रांसप्लांट, अगर आप पुराने ट्रांसप्लांट के मरीज हैं, अगर आपका 1 साल से ज्यादा हो चुका है और आपने देखा कि हाँ हमारा टैक लेवल मोटा मोटी इस स्टेज इस लेवल पे रहता है और हमें इतनी दवाई की जरूरत है, तो आप डिले कर सकते हैं। बट अगर कोई रिसेंट ट्रांसप्लांट है, विदिन 6 मंथ्स अ ईयर होता है, जिसमें हम यूजुअली 15 डेज 1 मंथ पे ट्रैक लेवल करा के और उसको मॉनिटर करते रहते हैं, तो उनको डरने की जरूरत नहीं है। चाहे तो आप नियरेस्ट सेंटर पे जाके, कोई जरूरी नहीं है कि हाँ जहाँ कराते थे वहीं कराएं, नियरेस्ट सेंटर पे भी करा सकती है, क्योंकि सैंपल कलेक्ट होके किसी बड़े लैब में ही जाके वो जांच होता है, क्योंकि ये टैक लेवल की सुविधा हर एक जगह अवेलेबल नहीं होती है। या किसी फ्लेबोटोमिस्ट को घर पे बुला के भी आप निर्धारित टाइम पे टैक लेवल के लिए, मैं आपके माध्यम से अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि टैक लेवल के लिए टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि दवाई खाने के 10 से 15 मिनट पहले आपको लेना है, ये नहीं कि आप जिस टाइम पे भी ब्लड नहीं दे सकते हैं। तो अपने फ्लेबोटोमिस्ट से टाइम फिक्स करके उनको घर पे बुला के, उनसे एक्सपोजर कम हो, वो भी मास्क पहने रहे, आप भी मास्क पहने रहिए, उनको अलग रूम में बैठाइए, और जिस समय आपको सिर्फ ब्लड देने जाना हो उतना ही उनसे एक्सपोजर हो, फिर अपना जो कागज पे जो लिखना है वो सब चीज अलग से करें। तो ये सब चीज करना है, लेकिन टैक लेवल कराना है। ये नहीं कि हाँ लॉकडाउन, क्योंकि हम नहीं कह सकते हैं कि आगे स्थिति कैसी होने वाली है, आगे लॉकडाउन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, कितना दिन चलेगा, तो ये सोच के कि नहीं अभी हो सकता है 15 दिन बाद लॉकडाउन खत्म हो जाए, नोबडी कैन से, जिस तरह से अभी सिचुएशन है, तो अपना टैक लेवल रेगुलर कराते रहे। जी जी। कुछ क्वेश्चंस आए हैं। ट्रांसप्लांट कब शुरू होंगे, क्योंकि कोविड तो इतनी जल्दी बंद नहीं हो रहा है,
खत्म नहीं हो रहा है? कोविड नहीं बंद, हाँ डेफिनेटली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि अभी तक जो भी हमारी गाइडलाइंस है, हमारी सोसाइटी की गाइडलाइंस है, तो अभी हम लोग ने जो रेगुलर ट्रांसप्लांट सर्विसेज है उसको बंद रखा है, बट इमरजेंसी ट्रांसप्लांट जैसे कि कैडेवरिक ट्रांसप्लांट है, जैसे कोई ब्रेन डेड पेशेंट्स है, तो ऐसे ट्रांसप्लांट अभी भी हम लोग कर रहे हैं। ओके। रेगुलर ट्रांसप्लांट के बारे में हमारी गाइडलाइंस आएगी तो हम लोग एडवाइस करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि मोबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाए, ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाए, तो विल स्टार्ट डूइंग ट्रांसप्लांट। एंड आई गेस टेस्टिंग किट्स वगैरह भी ज्यादा चाहिए ना अगर ट्रांसप्लांट टेस्टिंग करना है तो? डेफिनेटली, क्योंकि उसमें फिर डोनर का भी टेस्ट होना है, रेसिपिएंट का भी टेस्ट होना है, तो हमें टेस्टिंग किट भी चाहिए। प्रॉब्लम की हॉस्पिटल में स्टे करना पड़ेगा पेशेंट्स के को अटेंडेंट को 15 डेज, तो इसलिए अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा सा सिचुएशन और इम्प्रूव करे तो हम लोग रेगुलर ट्रांसप्लांट शुरू करेंगे। राइट, राइट। एक सवाल आया डायलिसिस पर। पीपल इन स्मॉलर, मतलब जो छोटे डिस्ट्रिक्ट से हैं लोग, वो डायलिसिस के लिए ट्रैवल कर सकते हैं? उनको कोई प्रॉब्लम कर होती सकते है हैं, या पुलिस रोकती है? जैसे मैंने बोला कि ट्रैवल कर सकते हैं, अपनी गाड़ी से आप ट्रैवल कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो ऐसे भी अवेलेबल नहीं है, तो अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर सकते हैं। हाँ डेफिनेटली, जो मैंने प्रिकॉशंस बताए थे कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मास्क पहनना है, सैनिटाइजर यूज करना है, ये सब चीज का ध्यान रखना है, लेकिन जी। ट्रैवल कर सकते हैं और डायलिसिस सेंटर तक जा सकते हैं। और उनको डॉक्टर आपसे कोई परमिशन स्लिप जैसा चाहिए या प्रिस्क्रिप्शन चाहिए? क्या क्या यूजुअली चाहिए हाँ, होता है? कोई पास प्रिस्क्रिप्शन बनाना पे पड़ता है कि अब नहीं बनाना पड़ता? पहले तो बनाना पड़ता था, बट अभी जो लॉकडाउन 4 जब से शुरू हुआ है तब से हम्म, पासेस की जरूरत नहीं होती है, हम्म। और कभी अगर कोई कोई पुलिस वाले या ट्रैफिक वाले रोकते भी हैं तो हमारा प्रिस्क्रिप्शन से वो आने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, तो एक पेशेंट ने पूछा है कि पहले तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम आ सकते थे, अब अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइज करना है या खाली अपने लिए गाड़ी ऑर्गेनाइज करनी है तो कॉस्ट बढ़ जाता है। तो कैन आई रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ डेफिनेटली। डायलिसिस? आई नो आपने शुरू में बोला कि आप फ्रीक्वेंसी मत रिड्यूस या करिए। मैंने बताया फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने से हमेशा इमरजेंसी होने का डर होता है, डेफिनेटली कॉस्ट बढ़ जाता है। स्पेशली मैं बिहार की बात करूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स बिहार के हैं या नेपाल से आते हैं, ईस्टर्न यूपी से आते हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल डेफिनेटली है उनके लिए, क्योंकि क्योंकि अभी तक जो हम लोग डायलिसिस कर रहे थे ऑलमोस्ट 200-300 किलोमीटर के रेडियस से लोग आते हैं। जैसे अगर मैं पटना की बात करूं, अगर आपको कुछ आइडिया होगा तो बता जी। रहा हूँ, आरा, बक्सर, बेतिया, मोतिहारी, गया, यहाँ से भी लोग आते हैं। तो पहले तो ट्रेन से बसेस अवेलेबल रहती थी, उससे आ सकते थे, बट आज डेफिनेटली उनको कॉस्ट ज्यादा बेयर करना पड़ रहा है। तो मेरा एडवाइस यही रहेगा कि फ्रीक्वेंसी नहीं कम करें, फ्रीक्वेंसी ट्वाइस वही भी करना है तो करना है। जी, जी। गेटिंग गुड क्वालिटी एरिथ्रोपोटिन इन डिस्ट्रिक्ट्स प्रॉब्लम हो जाती है, तो डेफिनेटली। व्हाट शुड आई डू? लॉन्ग एक्टिंग हाँ ईपीओ यूज कर सकते हैं? डेफिनेटली, इरिथ्रोपोइटिन के बारे में मैं जो दर्शक बहुत सारे हमारे मरीज जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि इरिथ्रोपोइटिन एक हार्मोन होता है जो हमारी किडनी से बनता है, और जब हमारी किडनी खराब होती है तो इरिथ्रोपोइटिन नहीं बन पाता है। इरिथ्रोपोइटिन का इंपॉर्टेंस ये है कि हमारे बोन बैरो पे काम करके ये हमारे शरीर में खून बनाता है। तो जब हमारी किडनी खराब हो जाती है तो इरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन रेगुलर लगाना पड़ता है। इसके लिए 2 ऑप्शन है, क्योंकि ये रेगुलर चलने वाली मेडिसिन है, ऐसा नहीं है कि हाँ 2 हफ्ते चलेगा फिर रेस्पॉन्स देखेंगे, तो शायद कुछ मरीजों को महीनों सालों चलती है, तो आप एक बल्क में खरीद के इसको रख सकते हैं। और नहीं तो लॉन्ग एक्टिंग एरिथ्रोपोइटिन एजेंट भी होते हैं जो महीने में एक बार लगाने से भी काम चलेगा, तो वो भी ले सकते हैं। बट दोनों चीज के लिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए कोल्ड चेन मेंटेन करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसका स्टोरेज प्रॉपर होना चाहिए, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। प्रॉब्लम पेरिफेरी में ये भी है, इलेक्ट्रिसिटी रहती है, फ्रिज की व्यवस्था है, बट कोल्ड स्टोरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो कोल्ड चेन मेंटेन करना है। तो आप या जी, तो जो आप इरिथ्रोपोइटिन लगाते हैं उसको बल्क में खरीद के स्टोर कर सकते हैं, या लॉन्ग एक्टिंग इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेटिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं। जी। थैंक यू। एक क्वेश्चन आया है, द राइज इन टैक लेवल द रीजन फॉर द राइज इन क्रिएटिनिन? यस, वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन। टैक लेवल, एक्चुअली ये टैक्रोलिमस एक दवाई होती है जिसका लेवल हम लोग मेजर करते हैं, जिसको टैक लेवल कहते हैं। तो ये दो धारी तलवार, 2 एज स्वॉर्ड है।
इसका लेवल कम होने से ये रिजेक्शन भी कर सकता है और ये खुद भी एक नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है। सुनने में बड़ा हास्यास्पद लगेगा कि ऐसी दवाई जो एक ट्रांसप्लांट पेशेंट को दी जा रही है वो खुद में नेफ्रोटॉक्सिक है। डेफिनेटली एक सर्टेन लेवल के बाद ये किडनी को खराब करती है। इसलिए अगर टैक लेवल, और टैक लेवल ये फिक्स नहीं रहता है, टैक लेवल इज वेरीज विद योर ड्यूरेशन ऑफ ट्रांसप्लांट। इनिशियल डेज में हमें उसका लेवल बढ़ा के रखना होता है, जैसे जैसे आपका ट्रांसप्लांट का ड्यूरेशन बढ़ता है तो उसका लेवल हम लोग कम करते जाते हैं। तो अगर जी। किसी पेशेंट्स में टैक लेवल अगर ज्यादा बढ़ा हुआ है तो ये किडनी को नुकसान पहुंचाती है और क्रिएटिनिन को बढ़ा सकती है। ओके, थैंक यू। एक सवाल आया है, फॉर पेशेंट्स न्यूली गेटिंग सिम्टम्स ऑफ किडनी प्रॉब्लम, उनको क्या करना चाहिए ऐसे माहौल में? पहले तो मैं आपको इस माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म से हमारे सारे दर्शकों को या श्रोताओं को मैं बताना चाहूंगा कि किडनी के पेशेंट्स में सिम्टम्स पे कभी भी रिलाई नहीं करना चाहिए। सिम्टम्स बहुत ही लेट स्टेज में आते हैं और उस समय तक बीमारी बहुत एडवांस स्टेज में जा चुकी होती है। वो सारे पेशेंट जो रिस्क जोन में हैं, कौन कौन से पेशेंट्स, कौन कौन से आम आदमी रिस्क जोन में है, जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनकी हिस्ट्री है किडनी डिजीज की, जिनको पेशाब का इन्फेक्शन बार बार होता है, जिनको स्टोन डिजीज है, या जो दर्द की दवाइयां खाते हैं, जिनको इन्फेक्शन होता है, एंटीबायोटिक लेते हैं, ऐसे ये सारे लोग हाई रिस्क जोन में हैं, जिनका अपना रेगुलर टेस्टिंग कराते रहना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं, इनिशियल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, जैसे पैरों में सूजन होना, भूख कम लगना, उल्टी महसूस होना, बहुत थकावट लगना, कमजोरी लगना आती है, तो अपना टेस्ट जरूर करा लें। किडनी का टेस्ट कराना बहुत ईजी है, बहुत ही सस्ता है, हर एक जगह अवेलेबल होता है। सिंपल सीरम क्रेटिनिन, सिंपल यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी, ये 2 टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी का टेस्ट तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये सिंपल 2 टेस्ट से हम बता सकते हैं मोटा मोटी कि आपको किडनी की बीमारी है कि नहीं, आपकी किडनी कमजोर हो रही है कि नहीं। तो इन टेस्ट के माध्यम से हम लोग किडनी की बीमारी को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर किडनी को भी ऐसा लगता है कि ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो अपना टेस्ट जरूर कराएं, और लगता है कि रिपोर्ट अगर गड़बड़ है तो जरूर अपने डॉक्टर को से परामर्श लें। क्या डायलिसिस पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 98 to 100 रहता है? क्योंकि because my temperature is same when I go for dialysis, so the center said go for COVID-19 test. So it's normal or have to go for test? Please tell. हाँ, एक्चुअली किडनी के पेशेंट्स में 2 एक्सट्रीम्स होते हैं। ठंड में ज्यादा ठंड लगती है, गर्मी में ज्यादा गर्मी लगती है। ये फीलिंग हो सकती है, बट टेम्परेचर यूजुअली राइज नहीं करता है। तो किडनी के पेशेंट्स में, डायलिसिस के पेशेंट्स में अप टू 99 तक टेम्परेचर हम लोग नॉर्मल मानते हैं, बट अगर उसके ऊपर रहा तो यूजुअली ये किसी इन्फेक्शन का इंडिकेटिव होता है। नॉट ऑलवेज कोविड, बट किसी भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन का हो सकता है। तो अपने डॉक्टर से परामर्श लेके जांच करा लेना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना है कि मुझे किडनी का बीमारी है, मुझे ज्यादा गर्मी लगती है तो मेरा 100 टेम्परेचर इज नॉर्मल। 100 is not normal for anyone. Right, right. Okay, thank you. एक क्वेश्चन कॉस्ट पर है कि कॉस्ट ऑफ डायलिसिस इज सो हाई, उस पे आप कुछ डायलिसिस कॉस्ट हाई इसलिए है क्योंकि कंज्यूमेबल्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। कंज्यूमेबल्स में तो बहुत सारे सामान, जैसे डायलाइजर हो गया, बहुत सारी चीजें इंडिया में बनती नहीं है। मशीन का कॉस्ट, आरओ प्लांट का कॉस्ट, कंज्यूमेबल्स का कॉस्ट, जो पाइप यूज होते हैं, डायलाइजर जो यूज होते हैं, ये सब की वजह से जो इरिथ्रोपोइटिन यूज होते हैं। बट हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना मिनिमम प्राइस में हम लोग कर सकें। बहुत जगह हम लोग रीयूज भी करते हैं डायलाइजर को। डायलाइजर जो है वो सबसे महंगा चीज होता है जो ब्लड को साफ करता है। तो कई सारी जगहों पे हम लोग उसी डायलाइजर को अच्छे से क्लीन करके, उसके लिए स्पेशल मशीन आती है, उसको यूज करके रीयूज भी करते हैं कॉस्ट को कम करने के लिए। कॉस्ट इसलिए ज्यादा है क्योंकि कंज्यूमेबल्स का कॉस्ट ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारे चीजें जो हमें फेंकनी पड़ती है सिंगल यूज का है, तो इसलिए कॉस्ट ज्यादा होता है। जी। एक सवाल, 2 सवाल है, मतलब एक तो ये कि मोबाइल डायलिसिस इज दैट अ गुड ऑप्शन, दूसरा ये कि हेमोडायलिसिस या पेरिटोनियल डायलिसिस, उसमें कोई, उस पे अगर आप मोबाइल थोड़ा। डायलिसिस, हाँ, मोबाइल डायलिसिस बाद में थोड़ा सा मैं स्ट्रेस देना चाहूंगा। मोबाइल डायलिसिस कहने का जिन्होंने क्वेश्चन पूछा उनका 2 मतलब हो सकता है। एक होता है मोबाइल डायलिसिस मतलब होम डायलिसिस, कि घर पे ही आपका मशीन लगा हुआ है, कोई आता है टेक्नीशियन और वो अपना लगा के चला गया, फिर अपने डायलिसिस किया, या तो खुद से निकाल लिए या टेक्नीशियन फिर 4 घंटे 5 घंटे के बाद आके निकाल लेता है। तो हमारे कुछ शहरों में, बड़े शहरों में अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है। प्रॉब्लम तब होता है अगर इनकेस आपको घर पे कुछ कॉम्प्लिकेशन होता है ड्यूरिंग डायलिसिस, तो चूंकि वहाँ सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहती हैं तो शायद प्रॉब्लम हो सकता है।
अनफॉर्चुनेटली बिहार में, पटना में अभी ये सुविधा शुरू नहीं हुई है। मोबाइल डायलिसिस का दूसरा मतलब ये होता है कि जैसे एक छोटे से कारवैन टाइप में अपना मशीन लगा के, आरओ प्लांट लगा के लोग घूम घूम के डायलिसिस करते हैं। बट मैं उसको ज्यादा ये नहीं करता हूँ, इसलिए क्योंकि वो फिर बहुत प्रॉपर केयर नहीं करते हैं मशीनों का, या कौन से पेशेंट का उस पर डायलिसिस हो रहा है, किसको क्या इन्फेक्शन है। तो इससे इन्फेक्शन फैलने का डर बहुत ज्यादा रहता है, स्पेशली हेपेटाइटिस बी, सी और HIV, जो ब्लड बॉर्न इन्फेक्शन होते हैं, जो ब्लड से ट्रांसमिट होते हैं। इसलिए अगर मोबाइल डायलिसिस करने का मतलब उनका वो है कि वो कार वैन टाइप से जो करते हैं, तो मैं उसको बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ। दूसरा जो क्वेश्चन था आपका हीमोडायलिसिस और पेरिटोनियल डायलिसिस का, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नॉर्मली कोई भी पेशेंट्स हमारे पास फॉलो करते हैं और एक स्टेज में जाते हैं जहां उनको लगता है कि भाई आपकी किडनी इतनी काम नहीं कर रही है कि वो आपकी शरीर के सारे गंदगी को निकाल सके और आपकी किडनी को सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो हम ऑप्शन देते हैं उनको। ये होता है वो रीनल ट्रांसप्लांट आप में लगती है और वो किडनी आप में काम करती है। कई लोग ट्रांसप्लांट नहीं करा पाते हैं, तो हमारे पास डायलिसिस का 2 ऑप्शन होता है। जैसे एक होता है हीमोडायलिसिस, जहां आपको किसी हॉस्पिटल में आके मशीन से आपकी ब्लड सफाई होती है, और दूसरा ऑप्शन होता है कि आप घर बैठे खुद से अपना डायलिसिस कर सकते हैं, या घर में किसी हाउस होल्ड हेल्प, चाहे वो आपका कोई हेल्पर हो, आपके बच्चे हों, हस्बैंड वाइफ हो, तो एक दूसरे का हेल्प करके वो डायलिसिस कर सकते हैं, जहां पेट के माध्यम से हम डायलिसिस करना चाहते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आप सारे प्रोस एंड कॉन्स हम लोग बता देते हैं। तो दोनों तरह का डायलिसिस अच्छा है। आपकी सहूलियत किसमें है? कई बार लोग डरते हैं कि घर पे भाई मैं कैसे कर पाऊंगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, या कोई हाउस होल्ड हेल्प नहीं है, तो फिर वो लोग प्रेफर करते हैं कि भाई हीमोडायलिसिस कराएं। जब हम लोग ट्रेनिंग पीरियड में थे, उसमें डायलिसिस हर एक जगह उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। मैं SGPGI में था, तो हमारे पास बिहार से कई मरीज आते थे और उनको डायलिसिस के लिए 200-200 300-300 किलोमीटर जाना पड़ता था, जहाँ दूर दराज इलाके में है, और मेन सेंटर पे जाना पड़ता था। तो वहाँ हम लोग ऐसे मरीजों को PD के लिए बताते थे। बट आजकल जहाँ देखा गया कि डायलिसिस सुविधा हर एक जगह, हर एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर पे आ गई है, इनफैक्ट छोटे छोटे शहरों में भी आ गई है, तो बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं कि भाई हम हॉस्पिटल में जाए करा लें। बट स्टिल मैं कहना चाहूंगा कि दोनों ही मोडालिटी बहुत अच्छी है, दोनों के बारे में आपको अच्छे से जानना चाहिए। और ऐसा स्टडीज में देखा गया है कि फर्स्ट 2 इयर्स में पेरिटोनियल डायलिसिस के इफेक्ट ज्यादा अच्छे होते हैं, बाद में पेरिटोनियल डायलिसिस और हीमोडायलिसिस का इफेक्ट दोनों सेम हो जाता है। बट इनिशियल स्टेज में किडनी का जो बचा हुआ पावर है उसको बचाने में पेरिटोनियल डायलिसिस ज्यादा सहायक होता है। तो दोनों तरह के डायलिसिस आप यूज कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर रिसोर्सेज एंड योर कन्वीनियंस। राइट राइट ओके। किसी ने भेजा है मैसेज के आई थिंक बॉम्बे में शायद एक पेशेंट आज या कल उसकी देहांत हो गया क्योंकि वो डायलिसिस सेंटर पहुंच नहीं सके। तो आई गेस आई थिंक बॉम्बे में 2-3 केसेस हुए हैं ऐसे। ये बहुत दुखद है। नहीं पहुंच पाने का रीजन आई डोंट नो, बट हो सकता है कि उनको ट्रांसपोर्टेशन में प्रॉब्लम हुआ हो। और डायलिसिस के मरीज, यही मैं बताना चाहता था कि फ्रीक्वेंसी रिड्यूस नहीं करना है। फ्रीक्वेंसी रिड्यूस करने से कभी भी कॉम्प्लिकेशन होने का डर होगा। जो टॉक्सिन्स निकलने चाहिए रेगुलर, वो नहीं निकल पाएंगे, आपके शरीर में एक्यूमुलेट होंगे, फिर वो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करेंगे। राइट राइट ओके। सो आई थिंक थैंक यू डॉक्टर। आपको कोई फाइनल एडवाइस देना है? मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं या जो सुन रहे हैं, स्पेशली किडनी के मरीज के लिए। क्योंकि आप लोग 2 महीने से ये कोरोना वायरस एटलीस्ट चल रहा है, तो सबको पता होगा कि इम्यूनिटी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और ये सब जानते हैं कि किडनी के पेशेंट्स को हमेशा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज माना जाता है, इम्यूनिटी हमारी कम होती है। तो हमें और सावधान रहना है, क्योंकि एक तो हमें इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहेगा, और इन केस अगर इन्फेक्शन होता है तो इसकी सीवियरिटी होने की ज्यादा चांसेस होंगी। जैसे आप देख भी रहे होंगे कि 80% जो पेशेंट हैं जो कोरोना वायरस अफेक्टेड हैं, दे आर एसिम्प्टोमेटिक। बट डेथ किन में हो रहा है? जिनमें कोमॉर्बिडिटी है, चाहे वो किडनी के मरीज हो, चाहे कैंसर के मरीज हो, चाहे पहले से लंग्स की बीमारी हो, हार्ट की बीमारी हो। तो किडनी के मरीज को भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेना है कि इन्फेक्शन उनको ना लगे, और क्योंकि लगने से सीवियरिटी होने की संभावना ज्यादा रहेगा। दूसरा, लॉकडाउन की स्थिति में हम मूव नहीं कर पा रहे हैं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। 70-80% पेशेंट्स हमारे डायबिटीज या हाइपरटेंशन से अफेक्टेड रहते हैं। तो उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि कम से कम 30 मिनट से 1 घंटा अपने कंपाउंड में, छत पे, अपने रूम में टहलें, फिजिकली अपने आप को एक्टिव रखें, योगासन करें, वो तो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। और ट्रेडमिल अगर है तो ट्रेडमिल पे चल सकते हैं, मतलब अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखना है, क्योंकि आज के टाइम पे अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिजिकली एक्टिव रहना
सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा, कई तरह की चीजें जो अभी हम सुनने को मिलती है कि ये आयुर्वेदिक चीजें सेवन कर लीजिए, च्यवनप्राश खा लीजिए, काढ़ा बना के पी लीजिए। तो मैं अपने मरीजों को, स्पेशली किडनी के मरीजों को बताना चाहूंगा कि इसकी सेवन बिना अपने डॉक्टर के परामर्श से नहीं करें, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं, स्पेशली पोटेशियम। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आपके शरीर में बढ़ सकती हैं। जी। अभी किडनी के पेशेंट्स को अपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फिजिकल एक्टिविटी सबसे जरूरी है। 2 चीजें, टर्मरिक, हल्दी जिसको हम लोग कहते हैं, जिंजर, अदरक, ये आप ले सकते हैं, इससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। बाहर का खाना पीना अवॉइड करें। बाहर कभी भी जाएं तो मास्क लगा के जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करें, फ्रीक्वेंट हैंड वॉश करें और सैनिटाइजर का यूज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तकलीफ कुछ भी हो तुरंत अपने डॉक्टर से मिलें और डरना नहीं है, कोविड से लड़ना है, डरना नहीं है, और हमें उम्मीद है कि हम इसको हरा पाएंगे। थैंक यू डॉक्टर। एक क्वेश्चन आ गया है, हम्म। अगर आपके पास 2 मिनट हो तो नहीं, उसको बिल्कुल भी। बिल्कुल। पोस्ट किडनी ट्रांसप्लांट ट्रांसप्लांट अगर यूरिन इन्फेक्शन हर दूसरे हफ्ते हो रहा है तो व्हाट शुड बी द ट्रीटमेंट? देखिए, अगर किसी को ट्रांसप्लांट के बाद इन्फेक्शन होता है तो ये बड़ा इट्स नॉट वेरी अनकॉमन, बहुत सारे हमारे मरीजों को होता है, क्योंकि हम हमारी जो किडनी की संरचना देखेंगे तो जो तीसरी किडनी जो हमारे शरीर में लगी है, 2 किडनी तो पहले से जो फेल हो चुकी है, तीसरी किडनी जो लगती है उसका इंसर्शन हमारे ब्लैडर में कैसा है। तो हमें ये देखना है कि कोई ऐसा कारण तो नहीं है जिसके कारण से हमें बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। दूसरा, ऐसे मरीजों को थोड़ा सा लॉन्गर टाइम के लिए ट्रीट किया जाता है, और ट्रीटमेंट के बाद प्रोफिलैक्टिक डोज दिया जाता है कम से कम 3 से 6 महीने तक, ताकि इनको बार बार इन्फेक्शन ना लगे, क्योंकि इन्फेक्शन लगेगा तो किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो जी हमें एक तो कॉज इवेल्युएट करना है और ट्रीटमेंट थोड़ा सा मॉडिफाई करना है ताकि बार बार इन्फेक्शन ना हो। जी जी। ओके, आई थिंक थैंक यू। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, और हमें डेफिनेटली आई थिंक पेशेंट्स को काफी इंफॉर्मेशन मिली है। एंड आई थिंक जैसे आपने बोला कि डरना नहीं है, यू नो, सावधान जरूर रहना है लेकिन। सावधान रहना है। हाँ। और मैं बाकी लोगों को बता दूं कि अगले हफ्ते हम 2 सेशंस और करेंगे किडनी पर, एक इंग्लिश में एक पंजाबी में। और जैसे डॉक्टर ने कहा कि हाथ धोते रहिए सैनिटाइजर से, या वैसे भी मास्क, हाइजीन, मास्क को छूइए मत। आई थिंक जो आम आदमी है उनको मास्क पहनने की आदत नहीं होती, तो वो छूते रहते हैं बार बार। इस आदत को कम करिए, और जितना हो सके एक्सरसाइज तो करिए ही, और थोड़ा बहुत सनलाइट भी आई थिंक जितना हो सके बाहर वरांडे में बैठिए, या अगर आपके पास छत है तो छत में घूमिए। और खाना ठीक से खाइए। अपना डायलिसिस जाइए जरूर अपने डायलिसिस के लिए, पर अपना ट्रिप प्लान करके जाइए। और हमारे सोशल हैंडल्स आपको मालूम ही है, और बायोकॉन को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, और किडनी वॉरियर्स फाउंडेशन को भी। एंड डॉक्टर आपको खासकर, आपने थैंक अपना कीमती वक्त निकाला इस अपने पेशेंट से थैंक बात यू करने के लिए। थैंक यू। थैंक